नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लगातार जारी है और इस संबंध में हम 13 चैप्टर्स इस बुक के अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 14वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्रथम विश्व युद्ध और इसका राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला, इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ खास करके भारत की तरफ से इसलिए दिया गया क्योंकि भारतीयों को ये उम्मीद थी कि अगर भारत प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा तो भारतीयों की जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन इसका जो परिणाम था वो भारतीयों को थोड़ा उलट देखने को मिला। युद्ध में भारतीयों के सहयोग के बावजूद भी ब्रिटेन ने भारतीयों की मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो अपने हितों की पूर्ति करने में लगा रहा। इसके बाद में ब्रिटेन के प्रति राष्ट्रवादियों या कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता जो भी थे, उनकी जो विचारधारा थी उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या-क्या गतिविधियां होती हैं, वो आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का। आज के इस चैप्टर में मुख्य रूप से जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन के उदय होने के या होम रूल लीग की स्थापना के पीछे के जो प्रमुख रीजंस थे, उनके बारे में जानेंगे। होम रूल लीग के अंतर्गत किस तरीके से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया उनके बारे में बात करेंगे और लीग के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा, सरकार का क्या रवैया रहा, उसके बारे में बात होगी। और अंत में हम ये जानेंगे कि होम रूल लीग जिन उद्देश्यों के साथ में स्टार्ट की गई थी, ये जो आंदोलन जिन मोटिव्स के साथ में स्टार्ट किया गया था, क्या ये उनको प्राप्त कर पाया या क्या इसकी उपलब्धियां रही। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात होगी जो 1916 में हुआ था और इस अधिवेशन में प्रमुख रूप से हम बात करेंगे कि जो अतिवादी थे वो कांग्रेस में पुनः प्रवेश करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी जो दो विचारधारा थी कांग्रेस के अंतर्गत, नरम दल और गरम दल। 1907 में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जहां दोनों विचारधाराओं वाले लोग अलग अलग हो गए थे, उनमें मतभेद हो गए थे। 1916 के अधिवेशन में फिर दोबारा से ये जो गर्म दल वाले लोग थे, अतिवादी जिनको हम कहते हैं, वो फिर दोबारा से कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं। इसके पीछे के कारण क्या थे, लखनऊ समझौते के विषय में बात होगी। लखनऊ समझौते के अंतर्गत हम बात करेंगे कि लखनऊ समझौता किन चीजों के फलस्वरूप हुआ, क्या-क्या इसकी प्रमुख बातें थीं और क्या-क्या इसमें जो रणनीतियाँ थीं ब्रिटिश सरकार के समक्ष, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, उसकी जो संयुक्त मांगें इस समझौते के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर समझौते की समालोचना को देखेंगे और अंत में इस चैप्टर में हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू की घोषणा के बारे में, जो कि 20 अगस्त 1917 को हुई थी। इस मॉन्टेग्यू घोषणा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है और इस घोषणा के बाद में भारतीयों को इसकी किन-किन चीज़ों पर ऑब्जेक्शंस थे, आपत्ति थी, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो ये जो 2-3 मिनट का समय मैं लेता हूँ आपका, इसलिए लेता हूँ ताकि पूरे अध्याय में जो-जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जिन-जिन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, उसका एक फ्रेम जो है वो आपके दिमाग में एस्टेब्लिश हो जाए, जिससे कि आप चीज़ों में जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखें। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला, जब ये स्टार्ट हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्ट होने के समय कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो उदारवादियों के हाथ में था। ठीक है, या एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस में उदारवादी या नरम दलीय नेताओं का प्रभुत्व था। इस विश्व युद्ध में दो गुट थे, जैसे कि एक गुट में आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, अमेरिका, इटली और जापान, ये एक साइड में थे, एक गुट था इनका। दूसरा जो गुट था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की, ये दूसरी तरफ थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रति राष्ट्रवादियों का जो दृष्टिकोण रहा या जो प्रत्युत्तर रहा, उसको देखते हैं, जो कि इस अध्याय का टाइटल है। देखिए, उदारवादियों के द्वारा इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का समर्थन किया गया और ताज के प्रति या ब्रिटेन के राजा के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। और ये करने के पीछे राष्ट्रवादियों का या उदारवादियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देंगे तो हमारी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण था। उग्रवादी जो थे, जिसमें तिलक भी शामिल हैं, इनके द्वारा भी ब्रिटेन का समर्थन किया गया इस मुद्दे पर। ठीक है, क्योंकि युद्ध के बाद में ब्रिटेन द्वारा भारत में स्वशासन संबंधी कदम उठाए जाने की उनको क्या थी, संभावना थी। यानी इनको भी लग रहा था, चाहे हम उदारवादियों की बात करें चाहे उग्रवादियों की बात करें, दोनों की अपेक्षाएं ये थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा या युद्ध से जुड़ी हुई जो भी चीजें चल रही हैं वो खत्म होंगी, तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं भारत की जो डिमांड है
जिसके बारे में काफ़ी समय से माँग की जा रही है कि भारत को स्वशासन प्रदान किया जाए, ठीक है? या भारत को अपने कामों को संचालित करने के लिए एक स्वायत्तता प्रदान की जाए, इसके संबंध में कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार ज़रूर कोई न कोई कदम उठाएगी, ये उनको उम्मीद थी। क्रांतिकारियों का क्या मोटिव था? यहाँ पे हम मुख्य रूप से 3 लोगों के बारे में देख रहे हैं, 3 ग्रुप्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। किसके संबंध में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के संबंध में। तो यहाँ पे हमने उदारवादियों की सोच देखी, यहाँ पे हमने उग्रवादियों की सोच देखी या जो गरम दल वाले लोग थे उनकी सोच देखी। अब क्रांतिकारियों का इस संबंध में क्या सोचना था? इस समय ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जानी चाहिए, इस मत का समर्थन क्रांतिकारियों ने दिया। उदारवादी उग्रवादी जहां एक तरफ ये मान रहे थे कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सपोर्ट करेंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वशासन की डिमांड है उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा या उस तरफ कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्रांतिकारी इसके विपक्ष में थे, वे इस मत को समर्थन नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि ऐसे में ब्रिटेन जब कि प्रथम विश्व युद्ध में बिजी है, वो वहां पे लगा हुआ है, तो यही सही समय है जब हमें शस्त्र उठा करके कहीं ना कहीं ब्रिटेन के प्रति अपना जो आक्रामक रुख है उसको अपनाना चाहिए। तो ये अलग-अलग जो है क्या थे, प्रत्युत्तर आप इनको कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने के बावजूद ब्रिटेन ने भारतीयों की मांगों की तरफ किसी भी तरह कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने कामों में या अपने हितों की प्रतिपूर्ति के लिए जो भी वो कर सकता था वो करता रहा। अपने उपनिवेशों को सुदृढ़ बनाने पर वो काम करता रहा। भारतीयों की डिमांड की तरफ उसने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब क्योंकि चाहे हम उदारवादियों की बात करें, चाहे हम उग्रवादियों की बात करें, दोनों को ब्रिटिश सरकार से अपेक्षाएं थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ चीजें जो है भारतीय राजनीति में देखने को मिलती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है? प्रारंभ होने के कारण देखेंगे सबसे पहले कि होम रूल लीग आंदोलन क्यों चालू हुआ। सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालने का इसका मोटिव था कि हम ये लीग बना करके कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। इससे पहले के अध्याय में जब हमने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो मार्ले मिंटो सुधारों से भारतीयों को वे चीजें प्राप्त नहीं हुई जिनकी वे अपेक्षा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उससे राष्ट्रवादियों हों या फिर हम उदारवादियों की बात करें, सभी में असंतोष की स्थिति थी। तो मार्ले मिंटो सुधारों की वास्तविकता से नरमपंथियों की सरकार के प्रति जो निष्ठा की भावना थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से कम हो जाती है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है, यानी जब युद्ध होता है तो उसमें खर्चा भी होता है, उसमें संसाधनों का दोहन भी होता है। तो उन संसाधनों ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में जो भी उसकी जरूरतें थी, युद्ध संबंधी जरूरतें थी, उनको पूरा करने के लिए भारतीय रिसोर्सेज का जो है अधिकाधिक प्रयोग किया। उससे भी लोग नाराज थे। जून 1914 में तिलक ने रिहा होकर के आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर प्रशासनिक सुधारों की मांग की। और एनी बेसेंट जो कि भारत में आई थी 1893 में, उन्होंने भी होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ये सारे कारक माने जा सकते हैं होम रूल लीग आंदोलन के उदय होने के पीछे या होम रूल लीग की स्थापना के पीछे। लीग को समझते हैं। देखिए, तिलक और एनी बेसेंट ये दो प्रमुख नाम हैं जिन्हें आप होम रूल लीग से जोड़ सकते हैं। तिलक और एनी बेसेंट दोनों की लीग, दोनों ने अपनी अलग अलग लीग बनाई थी जिनके बारे में हम आगे इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। तिलक और एनी बेसेंट दोनों की लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए चाहे उदारवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे अतिवादी विचारधारा के लोग हों, दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। 1915 के कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से उग्रवादियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि उग्रवादियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, उग्रवादी शामिल नहीं हुए थे। उग्रवादी या जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, उनका कांग्रेस में जो शामिल होने का एक तरह से इवेंट है, वो 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में होता है। 15 में ये बात स्वीकार कर ली गई थी, 15 में ये बात मान ली गई थी कि अतिवादियों को कांग्रेस में प्रवेश मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं इन अतिवादियों को और उदारवादियों को एक दूसरे के साथ एक ही मंच पर खड़ा करने में जो प्रमुख योगदान माना जाता है, वो तिलक और एनी बेसेंट दोनों का माना जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र निकाले। तिलक और एनी बेसेंट ने आपसी टकराव की संभावना से बचने के लिए अपनी अलग अलग लीग बनाने का निर्णय लिया। किंतु आगे चल कर के कालांतर में जहां जहां जरूरत पड़ी या जहां जहां संभव हुआ, दोनों लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट भी किया। ठीक है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कहेंगे, देखिए, होम रूल लीग की बात हो रही है, तिलक भी होम रूल लीग का संचालन कर रहे थे, एनी बेसेंट भी
होम रूल लीग का संचालन कर रही थी। अब इसमें हमने देखा कि इन दोनों ने अपनी अलग-अलग लीगें क्यों बनाई, अपने अलग-अलग संगठन क्यों बनाए, तो कहीं न कहीं जो एनी बेसेंट के समर्थक थे या तिलक के समर्थक थे, तो तिलक के कुछ समर्थक कहीं न कहीं एनी बेसेंट से सहमत नहीं थे और एनी बेसेंट के कुछ साथ के लोग जो थे, जो कहीं न कहीं इनके साथ कदम से कदम मिला कर के काम कर रहे थे, वो तिलक से असहमत थे। तो इनको संभावना थी आगे चल कर के अगर हम एक ही लीग बनाते हैं, तो जो हमारे समर्थक हैं, वो कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे की विचारधारा से असहमति व्यक्त करते हुए कहीं न कहीं पूरा काम खराब न कर दें। तो इस वजह से इस टकराव की संभावना से बचने के लिए दोनों ने अपनी अलग-अलग लीगें बनाई थी। तो दोनों लीगों को यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तिलक की होम रूल लीग की बात करते हैं। दोनों में से बेसेंट की होम रूल लीग और तिलक की होम रूल लीग, दोनों में से पहले जो स्थापना हुई थी, वो तिलक की होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में, जिसका मुख्यालय हुआ करता था पूना में। इसकी पहली मीटिंग हुई थी बेलगांव में और इसकी शाखाएं जो थी, ब्रांचेस जो थी, वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत और बरार में, कुल मिलाकर के 6 ब्रांचेस तिलक की होम रूल लीग की थी। मुख्य लक्ष्य क्या था तिलक की होम रूल लीग का? स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये उद्देश्य थे। बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में बात करते हैं। सितंबर 1960 में बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना होती है। कहां पे? मद्रास में। पूरे भारत में इसकी 200 के आसपास शाखाएं हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखेंगे तिलक की होम रूल लीग की शाखाएं कम थीं और बेसेंट की होम रूल लीग की शाखाएं ज्यादा थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर ये भी था कि संगठन के मामले में बात करें तो बेसेंट की होम रूल लीग की बेशक शाखाएं तिलक की होम रूल लीग से ज्यादा थीं, लेकिन संगठन की मजबूती के मामले में तिलक की होम रूल लीग ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीग का वास्तविक उद्देश्य लोगों को स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, उससे भी लीग के कार्यों में सहायता मिली, क्योंकि रूस की क्रांति भी कहीं न कहीं अ, इसी स्वशासन के लिए लड़ी गई थी। जार के प्रति, राजा के प्रति लोगों ने विद्रोह किया था, तो वहाँ से भी लोगों ने प्रेरणा ली और अपने कार्यों को संचालित करने के लिए वहाँ से एक संबल लेने का कार्य किया। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भी लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई हों, चितरंजन दास हों, के एम मुंशी हों, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी लीग के सदस्य थे। गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, भारत सेवक समाज हिंदी में इसको कहते हैं, इसके सदस्यों ने भी लीग की सदस्यता को ग्रहण किया था। एंग्लो इंडियन की बात करें, जो आंग्ल भारतीय समूह के सदस्य होते थे, सॉरी, आंग्ल भारतीय समूह के लोग होते थे, या बहुसंख्यक मुसलमानों की बात करें, या दक्षिण भारत की कुछ ऐसी जातियों की बात करें जो गैर ब्राह्मण जातियों के अंतर्गत आती थी, वे लीग से दूर रही। ठीक है, लीग के प्रति सरकार का रवैया क्या था? लीग समर्थकों पर कड़ी कार्यवाही करना और लीग के जो भी कार्यक्रम थे, उनके प्रति दमनात्मक रुख अपनाने का कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। जून 1917 में बेसेंट, बीपी वाडिया और अरुंडेल की गिरफ्तारी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, और इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप सर एस सुब्रमण्यम ने इनको जो सर की उपाधि मिली थी, इस उपाधि का त्याग कर दिया था। दमन के विरोध में तिलक के द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम शुरू करने की वकालत की गई और सितंबर 1917 में एनी बेसेंट के जेल से रिहा होने पर कहीं ना कहीं ये आंदोलन स्थगित हो गया। 1919 तक आंदोलन के धीमा पड़ने के पीछे के जो रीजंस रहे थे वो क्या थे? एक तो ये था कि ये जो होम रूल लीग था, इसमें एक प्रभावी संगठन का अभाव देखने को मिलता है। 1917-18 में कुछ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उससे भी कहीं न कहीं आंदोलन की कार्यशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और जो तिलक थे, तिलक के द्वारा जिस अहिंसात्मक प्रतिरोध सिद्धांत को अ, अपनाने की बात कही गई थी, तो कुछ न कुछ जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, वे इस आंदोलन से, इस प्रतिरोध सिद्धांत के अमल में लाए जाने के विरोध में कहीं न कहीं उससे दूरी बनाने लगे, अलग होने लगे। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में वैसे आए थे, लेकिन जुलाई 1918 में इसके अंतर्गत क्या-क्या प्रावधान होने थे, तो ये कहीं न कहीं सार्वजनिक हो गए और इन प्रावधानों को लेकर के राष्ट्रवादियों के बीच में आपस में मतभेद हो गए, तो इससे भी आंदोलन की कार्यशीलता पर प्रभाव पड़ा। सितंबर 1918 में लाइबेल मामला हुआ और लाइबेल मामला वेरेंटाइल शिरोल के खिलाफ तिलक द्वारा दायर किया गया था, तो इससे भी कहीं न कहीं आंदोलन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वैलेंटाइन शिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन अर्नेस्ट, आपने पढ़ी होगी। अ, और इसमें इन्होंने कहा था कि तिलक जो हैं वे भारतीय उग्रवादी राजनीति के जनक हैं, या तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत जो है कहा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। महात्मा गांधी का उत्थान
इस समय तक होने लगता है और उनकी जो नीतियाँ थीं, चाहे अहिंसा की नीति हो गई, चाहे सविनय अवज्ञा की नीति हो गई या उनकी सत्याग्रह की नीतियाँ हो गईं, तो लोग कहीं न कहीं इनसे जुड़ने लगे और उस आंदोलन से कहीं न कहीं दूर होने लगे। तो ये कुछ प्रमुख रीज़न्स थे इस आंदोलन के धीमा पड़ने के या स्थगित होने के। वैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1920 तक गांधी ने अपने विचारों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था। मतलब वो कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, न ही कांग्रेस के किसी मंच से सार्वजनिक तौर पर अपनी नीतियों की उद्घोषणा की थी। लेकिन वे होम रूल लीग से जुड़े थे। अप्रैल 1920 में गांधी होम रूल लीग की अध्यक्षता संभालते हैं और अक्टूबर 1920 में ये लीग का नाम बदल देते हैं। अब इसका नाम इनके द्वारा रख दिया जाता है स्वराज्य सभा। कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है। होम रूल आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं? होम रूल आंदोलन ने भारतीय लोगों में चेतना का प्रसार किया, देश और शहरों के बीच में सांगठनिक संपर्क की स्थापना की, जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई जनरेशन का निर्माण किया और उदारवादी उग्रवादियों के एकीकरण को प्रमोट किया, जो कि हमें देखने को मिलता है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो इसी अधिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता इसकी की गई थी एसी मजूमदार के द्वारा, जो कि उदारवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। उपलब्धि इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख उपलब्धि तो यही रही कि जो अतिवादी थे उनका कांग्रेस में फिर दोबारा से प्रवेश हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौते का आधार भी आईएनसी का ये जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, ये बना। ठीक है। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता, उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं कांग्रेस का लगातार विरोध करती आ रही थी, वो कांग्रेस के समीप कैसे आने लगी, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। मुस्लिम लीग का जो रवैया था, उनका जो दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति, उसमें धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आया और वो कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के समीप आई, उसके पीछे के जो रीजंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला प्रमुख रीजन है वो है 1912-13 का बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन ने कह दिया था कि हम तुर्की की सहायता नहीं करेंगे। अच्छा, इससे भारतीय मुसलमानों पे क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि भारतीय मुसलमान जो थे उस समय तुर्की के शासक को अपना मुखिया मानते थे, अपना खलीफा मानते थे, अपना नेता मानते थे और कहीं न कहीं भारतीय मुसलमानों की जो सिंपैथी थी, भारतीय मुसलमानों की जो सहानुभूति थी, वो तुर्की के राजा के साथ थी। और ऐसे में ब्रिटेन के द्वारा उसको सपोर्ट नहीं किया गया, तो ब्रिटेन से या ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों का थोड़ा-सा मोहभंग इस स्थान पर होता है और वो कांग्रेस की तरफ कहीं न कहीं अपना झुकाव करती है। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, 11 में उन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। जैसा कि आप सभी पहले से पढ़ चुके हैं कि कुछ मुस्लिम जो थे वो बंगाल विभाजन के पक्षधर थे और जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो इससे भी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके मन में खटास पैदा हुई। ठीक है। सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना का विरोध किया गया और इसको सरकारी सहायता देने से भी इनकार कर दिया गया। इससे भी ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में कहीं न कहीं नकारात्मक भावना पैदा हुई। मुस्लिम लीग के जो युवा समर्थक थे, वो धीरे-धीरे बड़े लेवल की राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे। पहले वो एक समुदाय विशेष की राजनीति करते थे, एक धर्म विशेष की राजनीति करते थे। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीति के जो भी राजनीतिक कार्य थे, उनका संपादन करते थे। लेकिन धीरे-धीरे उनका जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, वो बदल रही थी कि इस तरीके से अगर हम पॉलिटिक्स में जो भी काम है उनको करते रहेंगे, उससे हमें हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हमें राष्ट्रवादी राजनीति की ओर अपना प्रयास करना चाहिए। तो जो युवा समर्थक थे वो धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्तर की या ये कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर राजनीति की ओर उन्मुख होते हैं। 1912 में लीग का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसमें लीग ने स्वशासन की स्थापना के लिए ये कहा था कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल स्वशासन की स्थापना के मत से सहमत है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, बशर्ते वो मुसलमानों के जो राजनीतिक हित हैं या मुसलमानों के जो व्यक्तिगत हित हैं उनका कहीं न कहीं खंडन न करे। यानी कोई भी व्यक्ति अगर स्वशासन की स्थापना के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं, बशर्ते हमारे हितों पर कुठाराघात न किया जाए। ये कहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, कहा गया था 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुस्लिमों में भय का माहौल था।
और इसकी कुछ घटनाएँ जैसे आप देखेंगे अली बंधु हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, हज़रत मोहानी इनको नज़रबंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अल हिलाल पत्र जो कि मौलाना आज़ाद का पत्र था और कॉमरेड पत्र जो कि मोहम्मद अली का था, इसका भी सरकार के द्वारा दमन किया गया था। ये कुछ प्रमुख रीज़न्स थे जिसकी वजह से लीग की जो निष्ठा थी ब्रिटिश सरकार के प्रति या ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके मन में जो भी सकारात्मक चीज़ें थी, वो धीरे-धीरे बदल करके उसके प्रति जो रोष था या असंतोष था उसमें व्यक्त हुई और उसका जो झुकाव है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ हुआ। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। इस समझौते के प्रावधान क्या थे? कांग्रेस के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग के द्वारा मान लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया और कांग्रेस ने भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जो मांग थी, उसको मान लिया। तो दोनों ने कहीं न कहीं एक दूसरे की चीज़ों का सम्मान किया। प्रांतीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीय सदस्य जो थे, उनकी संख्या का एक निश्चित हिस्सा मुसलमानों के लिए रिज़र्व कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतीय व्यवस्थापिका में तो ऐसा किया ही गया, केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें तो इस सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 9वां हिस्सा मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये कुछ प्रावधान थे। समझौते की प्रकृति क्या रही? कांग्रेस एवं लीग की सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे। जब लखनऊ समझौता हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ में आ गए, तो अब इन्होंने एक अपना एक तरह से कह सकते हैं डिमांड जो इनकी थी, माँगें जो थी, उनका एक पत्र तैयार किया, साझा पत्र तैयार किया, संयुक्त माँगें तैयार की और मिल कर के ब्रिटिश सरकार के सामने उन माँगों को रखा। ये माँगें क्या थीं कि भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रदान किया जाए, प्रांतीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें आधे सदस्य कम से कम कौन होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए और विधान परिषद का जो कार्यकाल है, वो 5 वर्ष होना चाहिए। भारत सचिव का जो वेतन जो कि भारतीय राजकोष से दिया जाता था, भारत के पैसे से दिया जाता था, उसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस और लीग की सरकार के समक्ष कुछ संयुक्त मांगे थी। समझौते की समालोचना इसमें देखेंगे कि दोनों पक्षों के द्वारा चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो दोनों पक्षों के द्वारा एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया गया क्योंकि दोनों एक दूसरे के समीप आ गए थे लेकिन समझौता प्रावधानों के निर्धारण में यानी जो समझौता हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था उसके जो भी प्रावधान निर्धारित किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास नहीं किया। दो दल तो साथ में आ गए, दो पार्टियां तो साथ में आ गई, लेकिन अगर हम सामाजिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों के आपसी एक जो कह सकते हैं सहयोग की बात करें या दोनों को एक साथ लाने की बात करें तो इसको लाने का प्रयास जो है ना तो कांग्रेस के द्वारा किया गया ना मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीजारोपण हो जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का। अल्पसंख्यकों के मन में इस समझौते के बाद में बहुसंख्यक हिंदुओं से जो उनका डर था वो दूर हो जाता है। हाँ, एकता की भावना का विकास जरूर होता है और इस एकता की भावना के विकास को सरकार ने भी जो है एक तरीके से सरकार को भी ये बात महसूस होती है कि अब लोगों में यूनिटी है और ये यूनिटी देखते हुए सरकार जो है कुछ मांगों के ऊपर काम करना भी स्टार्ट करती है जैसे कि सरकार द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं और इन्हीं प्रयासों के दृष्टिगत मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। महत्व देखते हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा का। भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग जो कि चली आ रही थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी थी। तो भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना जो है मॉन्टेग्यू की घोषणा के बाद में समाप्त हो गई क्योंकि ऐसी संभावना थी अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन हो सकते हैं, विद्रोह हो सकता है। सरकार ने इस स्वशासन की स्थापना की मांग को अपनी जो नीति थी उनमें शामिल कर लिया। ठीक है, भारतीयों को इस मॉन्टेग्यू की घोषणा से आपत्ति क्या थी कि जिस उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए वे प्रयास कर रहे थे इसकी मांग को ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में शामिल तो कर लिया लेकिन कब तक भारतीयों को स्वशासन सौंपा जाएगा इसके बारे में कोई भी टाइम लिमिटेशन निर्धारित नहीं की गई थी। तो इससे भारतीयों को आपत्ति थी। दूसरी भारतीयों की आपत्ति क्या थी कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को था और ये जो लोग थे चाहे लीग के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं ये चाहते थे कि किस तरीके से भारत में स्वशासन लाया जाए, उसके बारे में जो भी निर्णय हों, उसके बारे में जो भी डिसीजंस हों, उसमें भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसके स्थान पर सरकार ने क्या किया, ये सारे के सारे अधिकार अपने पास रखे कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति क्या होगी, किस नेचर में हम भारत को स्वशासन प्रदान करेंगे और किस तरीके से
उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें रखी जाएँगी, उन पर काम किया जाएगा। इसका जो पूरा का पूरा अधिकार था, वो ब्रिटिश सरकार का था। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थीं, जिस पर मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में भारतीयों को आपत्ति थी, ठीक है? तो ये आपका 14वाँ अध्याय इसी के साथ में समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपको चीज़ों को ठीक तरीके से समझाया पाया हूँगा, ठीक है? क्लास के बाद में क्लास के संबंध में आपका जो भी रिस्पॉन्स रहता है, आपका जो फीडबैक रहता है, उसको कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ और बताएँ कि क्लास कैसा लगा और आपकी तैयारी में ये किस तरीके से सहायक हो रहा है और इसमें और अगर कहीं पर भी सुधार की गुंजाइश है, इसको और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी आप अपने सुझाव, अपनी राय मुझ तक भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। टेक केयर।